देखो हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। यह है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले हम लोग वृत्त के बारे में चैप्टर 10 में देख चुके हैं ना कि वृत्त क्या होता है, ये सब जीवा क्या होता है, सब देखे हैं ना, छेदक रेखा क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, वृत्त के बारे में पढ़ना है। लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जैसे इसमें वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे, त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे, यानी उसके क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो देखो पहले वृत्त का डिफिनेशन लिखे हैं, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त किसे कहते हैं ये भी समझ चुके हैं चैप्टर 10 में। तो एक निश्चित बिंदु से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी बिंदुपथ में बिंदु का कलेक्शन होता है उस सारे बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, मालूम ही है। और ये भी मालूम है ना कि अब बहुत सारे बिंदुओं के संग्रह से बना होता है, बहुत सारे बिंदुओं के संग्रह से बना होता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एक वृत्त कितने बिंदु से बना होता है, तो इनफाइनाइट, अनंत बिंदु से बना रहता है, ठीक है ना। वृत्त की परिधि, परिधि किसे कहते हैं, तो जो वृत्त का परिमाप होता है ना, मान लो वृत्त, मान लो एक ये वायर द्वारा बनाया गया, क्या चीज़ से, वायर द्वारा। तो उस वायर का टोटल जितना लंबाई होगा वही वृत्त का क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। यानी ये जो वृत्त का परिमाप है ना, ये साइड वाला, यही क्या कहलाएगा, वृत्त का परिधि कहलाएगा, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि किसे कहेंगे, तो ये जो वृत्त का साइड वाला परिमाप है इसे हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। इसी में एक आता है चाप, क्या आता है, चाप, बोले तो आर्क। तो देखो अगर वृत्त के कोई दो बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से ए और यहाँ से बी, तो ए और बी के बीच का जो दूरी है इसे बोलेंगे चाप, क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, चाप। और ये छोटा है ना, ये मान लो ये ऊपर वाला बड़ा है, ये नीचे वाला क्या है, छोटा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे लघु चाप, ऊपर वाले को बोलेंगे दीर्घ चाप। ये भी समझ में आया ना। तो देखो जो चाप होता है वो क्या होता है, वृत्त का एक, वृत्त के जो परिधि होता है, परिधि का ही एक पार्ट होता है, ठीक है ना, इसे हम लोग चाप बोलते हैं। देखो ये रिलेशन है, वृत्त के परिधि और व्यास के बीच में एक रिलेशन होता है, पाई इक्वल टू परिधि अपन व्यास, परिधि अपन व्यास। तो देखो ये क्या है, ये इसका परिधि कहलाएगा। व्यास किसे कहते हैं, तो जो केंद्र से जो जीवा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो केंद्र से अगर ये जीवा गया है तो ये जीवा क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास। और एक व्यास बराबर, एक व्यास यानी व्यास को डी से प्रेजेंट करते हैं, एक व्यास इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, क्या होता है जी, 2r, यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r होगा ना। तो देखो एक व्यास इक्वल टू 2r, तो रिलेशन है पाई इक्वल टू परिधि अपन व्यास। रिलेशन क्या है, पाई इक्वल टू परिधि अपन व्यास। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पाई के बेस में कुछ भी नहीं है तो 1 से परिधि में मल्टीप्लाई हुआ परिधि, पाई से व्यास में मल्टीप्लाई हुआ पाई इंटू व्यास। परिधि है, परिधि इक्वल टू पाई है, पाई इंटू व्यास, व्यास इक्वल टू कितना होता है, 2r, बताया ना, एक व्यास इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे हो गया 2r। पर वृत्त की परिधि बराबर, देखो 2r से पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो अरेंज करके लिख दिया 2πr, ये होता है वृत्त की परिधि। समझ में आया। तो याद करना वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल मालूम ही है क्या होता है, πr²। तो देखो जो वृत्त होता है ना, ये क्या है, ये टोटल है वृत्त। वृत्त मतलब गोल रहता है, तो लोग सिर्फ समझो सब, ठीक है ना। ये वृत्त है ना, अगर यह वृत्त है तो वृत्त को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दे, कहाँ से, तो इसके केंद्र से। अगर इसको केंद्र से दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो जो हाफ पार्ट होता है उसे बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। तो जब वृत्त को आधा कर दिए तो ये आधा हो गया ना, तो जाहिर से बात है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको हाफ कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल है πr², तो इसको हाफ कर दिए 1/2, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 πr²। क्लियर है। वृत्त की जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, उसका परिमाप होता है, ये यानी इसका कुल लंबाई ना क्या बोला जाता है, कुल लंबाई को परिमाप। जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या करते थे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कुल लंबाई को ऐड कर देते थे, आता था वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप आता था, सॉरी त्रिभुज का परिमाप। वैसे ही अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो पहले तो ये टोटल वृत्त है, वृत्त को आधा कर दिए तो ये यहाँ से यहाँ तक, देखो परिमाप यही ना है, साइड वाला ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है ना। तो जब अर्धवृत्त का परिमाप निकाल रहे हैं तो वृत्त के परिमाप को आधा किए, तो वृत्त का परिमाप को जब आधा किए तो ये वाला भी लंबाई आया है, ये आया है ना, समझ में आया। जैसे वृत्त का परिमाप है 2πr, तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वृत्त का परिमाप है यानी जो वृत्त की परिधि है उसको हाफ कर देंगे, तो 2πr/2, ठीक है ना। लेकिन ये वाला लेंथ ऑफ बाउंड्री आया है ना, इतना का लेंथ आया है, लेकिन अभी इसका व्यास बाकी है ना,
तो एक व्यास इक्वल टू क्या होता है 2r, क्योंकि केंद्र से ये दूरी क्या होगा r होगा, केंद्र से ये दूरी क्या होगा r होगा ना। देखो अभी इसका लंबाई आया है, अभी इसका भी लंबाई निकालना बाकी है ना। इस पर समझो जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए इसके तीनों भुजाओं का लंबाई निकालते थे, तो जब इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई, क्योंकि जब बीच से काटे हैं तो जाहिर से बात है ये वाला पार्ट, ये जो इसका व्यास है ये भी तो बीच में आ गया है, काटेंगे तो कागज़ पर काटेंगे तो ये बीच में आएगा कि नहीं आएगा ना। तो इसका भी लंबाई, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है r है, यहाँ से यहाँ तक क्या है r है, तो r प्लस r, इसका लंबाई जोड़ेंगे तो 2r होगा ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए क्या किया, पहले वृत्त का जो परिधि है यानी वृत्त का जो परिमाप है उसको आधा कर दिया 2πr/2, ठीक है ना। और प्लस इसका लंबाई क्या है 1r कितना 2r, ये 2 से 2 कट गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया जी πr प्लस 2r। मन करेगा तो इन दोनों में से r कॉमन ले लेंगे और इसमें से r कॉमन लेंगे, यहाँ से मान लो r कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से r निकल जाएगा तो क्या बचेगा पाई प्लस 2, यहाँ से r निकल गया था पाई और यहाँ से r निकल गया था 2, ठीक है ना। ये क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप होता है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखो यहाँ पे लिखे हैं जीवा के बारे में ऑलरेडी जानते हैं लोग। जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को जो रेखाखंड मिलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा बोलते हैं। तो जो रेखाखंड वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाता है उसे जीवा कहते हैं। तो वृत्त के दो बिंदु ए और बी को कौन रेखाखंड मिलाया है, ए बी मिलाया है ना, तो ए बी क्या कहलाएगा, वृत्त का जीवा कहलाएगा, ए बी वृत्त का जीवा कहलाएगा। तो देखो ये हो गया वृत्त का जीवा। हम ये भी समझाते हैं कि चाप किसे बोलते हैं, आर्क। तो अगर वृत्त के दो बिंदुओं के बीच का ये जो दूरी होता है, जो परिधि के अकॉर्डिंग जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। तो ये छोटा है तो इसे क्या बोलेंगे, मतलब इसे बोलेंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे, लघु चाप। ये भी चाप ही है, आर्क है, इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। तो ये समझ में आया ना, चाप किसे बोलते हैं, आर्क। यदि वृत्त के दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होता है, कौन दूरी, तब परिधि के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं चाप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नया चीज़ आया है, वृत्तखंड यानी सेगमेंट। तो वृत्तखंड वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र होता है। वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्त के चाप, तो ये वाला दूरी क्या है, वृत्त का चाप है ना, तो वृत्त के चाप और उसके जीवा, ए भी क्या है, जीवा है ना, क्योंकि ए भी क्या है, वृत्त के दो बिंदुओं में मिला है, तो ए भी क्या होगा, जीवा होगा ना, जीवा होगा। तो देखो ए बी है जीवा और ये क्या है जी, इसका चाप है। तो वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्त की जीवा और उसके चाप द्वारा घिरा क्षेत्र होता है। तो यही ना वृत्त के जीवा और उसके चाप द्वारा घिरा हुआ यही ना क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, ये छोटा है तो इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ये वाला देखो, ये वाला भाग छोटा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। और वही ऊपर वाला देख लो, ये वाला बड़ा भाग है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पे लिखे हैं दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ये क्या कहलाएगा जी, लघु चाप। ये क्या कहलाएगा, ऊपर वाला दीर्घ चाप। इतना समझ में आया। और ये भी याद रखना, वृत्त का केंद्र हमेशा दीर्घ वृत्तखंड में रहता है। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि ये वृत्त का केंद्र किस में रहता है, वृत्त का केंद्र किस में रहता है, तो वृत्त का केंद्र हमेशा दीर्घ वृत्तखंड में रहता है। यानी जो वृत्तखंड बड़ा रहता है उसी में क्या रहता है, वृत्त का केंद्र रहता है। ये तो बात क्लियर है। क्योंकि मान लो अगर वृत्त का चाप यहाँ, वृत्त का जीवा अगर यहाँ से भी जाएगा एकदम केंद्र के नज़दीक से भी, तो भी ऊपर वाला पार्ट क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और जब ऊपर वाला पार्ट बड़ा रहेगा तो उसी में न रहेगा वृत्त का केंद्र। अगर मान लो कि इसके केंद्र से ही चल जाए कोई जीवा, किससे चल जाए, केंद्र से, तो जब केंद्र से जीवा चल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर वाला अर्धवृत्त हो जाएगा, नीचे वाला अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा ना। तो देखो वृत्तखंड कौन होता है, तो वृत्तखंड वही होता है जो वृत्त के किसी दो बिंदुओं को जो जीवा मिलाता है और उसके चाप के बीच से जो घिरा क्षेत्र होता है उसे वृत्तखंड बोलते हैं। अगर केंद्र से यही जीवा चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। यह याद रखना है कि दीर्घ वृत्तखंड में हमेशा केंद्र लाई करता है। किस में लाई करता है, केंद्र किस में लाई करता है, दीर्घ वृत्तखंड में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे हैं वृत्त का त्रिज्याखंड। वृत्त का त्रिज्याखंड किसे कहते हैं जी, तो त्रिज्याखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा रहता है। जो त्रिज्याखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो क्या चीज़ से, तो एक चाप या ए पी बी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, चाप, और इंग्लिश में आर्क। और दो त्रिज्या ओ ए और ओ बी क्या है जी, त्रिज्या है। केंद्र से जो परिधि की दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्याखंड किसे कहेंगे, तो जो एक चाप और जो दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। यानी ओ ए पी बी ये क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। चाप की लंबाई तुमको निकालना हो, क्या चीज़ का,
ये तो समझ में आ गया ना त्रिज्या खंड होता क्या है। जैसे यह वृत्त है, यह क्या है जी, वृत्त है, इसका केंद्र O है। अगर कोई बोलेगा कि इसका परिधि बताओ, क्या चीज़, परिधि, तो वृत्त का परिधि होता क्या है 2πr, यह होता है वृत्त का परिधि। कब 2πr होता है, जब केंद्र O के रिस्पेक्ट में इसका परिधि निकालते हैं 2πr, क्या चीज़ 2πr। अभी इसका केंद्र टोटल कितना है 360 डिग्री है ना जी, केंद्र 360। लेकिन यही अगर मान लो इस यहाँ से दो त्रिज्या ड्रॉ कर दिए, यहाँ से एक OA और दूसरा OB, ये दो त्रिज्या है ना, तो अब कोई बोलेगा, अब इसको हम लोग बोलेंगे, देखो पहले इसको बोलते थे परिधि, अब ये छोटा सा दूरी आ गया ना वृत्त का, इसे हम लोग बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे, तो कोई बोलेगा कि इस चाप का लंबाई बताओ, तो देखो पहले एंगल कितना था 360 डिग्री, अब एक ठो फिक्स एंगल आ गया ना, एक कुछ एंगल आ गया, मान लेते हैं इस एंगल को थीटा, इस कोण को क्या मान लिया थीटा। तो अब बताना है इसका चाप की लंबाई, इसके चाप की लंबाई बताना है। पहले 360 पे था तो इसका चाप का लंबाई क्या था, यानी परिधि का लंबाई क्या था 2πr। जब एक खास एंगल पे आ गया है तो उस एंगल से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थीटा से क्या करेंगे 2πr में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या चीज़ में 2πr में, क्योंकि पहले 360 था तो यहाँ पे 2πr था, अब एंगल क्या है थीटा है ना। देखो अब ये चाप है और एंगल क्या है थीटा है, पहले ये टोटल था तो 2πr, ये टोटल था ना, बात समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं। अब एंगल क्या है इसका थीटा है, तो एक खास एंगल है तो उस एंगल से 2πr में मल्टीप्लाई कर देंगे। और है एक्चुअली में होता कितना है वृत्त का केंद्र होता कितना है 360, तो 360 से इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, देखो खास एंगल है उससे मल्टीप्लाई इंटू 2πr, और ये टोटल एंगल पे नहीं ना निकाल रहे हैं, ये थीटा पे निकाल रहे हैं, तो थीटा से मल्टीप्लाई, और टोटल एंगल होता कितना है 360, तो 360 से डिवाइड, यानी इसको अरेंज करेंगे तो 2πr थीटा बटा 360, ये होता है चाप की लंबाई। समझ में आया, और समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला याद करना है सही, ठीक है। देखो उसके बाद लिखे हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या चीज़ का, लघु त्रिज्या खंड। अगर एंगल 360 डिग्री पे हो, कोण 360 डिग्री पे हो, कोई बोलेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो फार्मूला अप्लाई करोगे πr² निकालोगे ना, मतलब ये अप्लाई करोगे। अगर यही ये त्रिज्या खंड है, क्या चीज़ है जी, त्रिज्या खंड है, तो यह जो त्रिज्या खंड बना है क्या टोटल 360 डिग्री पे बना है, नहीं ना, एक खास एंगल पे बना है ना, और इस खास एंगल को क्या मान लिया थीटा माने है ना। तो इस एंगल पे ये जो बना हुआ क्षेत्र है, थीटा एंगल पे जो बना हुआ क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे πr² में थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल एंगल होता है कितना है 360, तो 360 से डिवाइड, तो देखो थीटा से मल्टीप्लाई हो तो πr² थीटा बटा 360 है, 360 ये है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ में आया। अगर मान लो ये तो लघु त्रिज्या खंड, ये नीचे वाला का क्षेत्रफल हो गया। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, देखो इसको बोलते हैं हम लोग लघु त्रिज्या खंड, क्या बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। ये ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, क्या बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। तो अगर तुमको दीर्घ त्रिज्या खंड का ऊपर वाला के इसका क्षेत्रफल बताना है तो क्या करोगे, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से लघु जो त्रिज्या खंड है OAPB इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया, क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। वैसे ये याद रखना, ये लघु त्रिज्या खंड है, ये क्या है दीर्घ त्रिज्या खंड। देखो वृत्त खंड, तब वृत्त खंड के बारे में पहले बता चुके हैं। वृत्त खंड क्या होता है जी, तो एक चाप और एक जीवा से जो क्लोज फिगर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं वृत्त खंड। क्या बोलते हैं, ये नीचे वाले को बोलेंगे लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, और ऊपर वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। और ये मालूम ही है, ये A से APB क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, यही ना है चाप। और ऊपर वाला भी ये देखो, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु Q, तो AQB क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा, ठीक है। तो देखो ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो बताओ, तो इतना ही ना वृत्त खंड है, इसको क्या बोलते हैं वृत्त खंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो त्रिज्या खंड OAPB, यानी टोटल त्रिज्या खंड OAPB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB ऊपर वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल नहीं आएगा ना। तो देखो ये त्रिज्या खंड OAPB के क्षेत्रफल में से क्या कर रहे हैं, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा रहे हैं। वही लिखे हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बताया है πr² थीटा बटा 360, माइनस है माइनस, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकलेगा 1
1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसका ये थीटा ये एंगल है ना, ये कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। कभी कभी कोड ये होता है, क्योंकि देखो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल के बारे में कहाँ से पढ़े हैं, 0 से लेके 90 के बीच, इन्हीं के बीच का ना एंगल जानते हैं। साइन 0 का वैल्यू कितना हो, 30 का, 45 का, 60, 90, इस सब का जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या 90 से अबव अभी जानते हैं? नहीं ना जानते हैं। तो जब कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, जब कोण क्या हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उस समय लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही सेम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल घटाएंगे, लेकिन पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और कोण जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, याद रहेगा। ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, लघु वृत्तखंड। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करें, टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड का आएगा। तो वही लिखे हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऊपर वाला का आ जाएगा। समझ में आया? पूछना है?